आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर किसी पृथ्वी का सबसे प्रारंभिक विषय है। अगर उसकी जानकारी हमें न हो तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम उसके बिना नहीं जान पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक एड्रेस का कार्य करती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी भी देश का, राज्य का या कस्बे का अगर परिचय बिंदु पूछा जाए तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी पर उसका पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि हमें किसी मिसाइल को दागना है या किसी पर्टिकुलर आतंकवादियों के ठिकाने पे दागना है तो हम उसका एड्रेस कहां से निकालेंगे? हम उसका एड्रेस अक्षांश और देशांतर के विस्तार से निकालेंगे और पर्टिकुलर एड्रेस मिलने के बाद में हम मिसाइल को वहां पर छोड़ देते हैं। तो अगर अक्षांश और देशांतर नहीं होते तो किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी जिले या किसी कस्बे का एक पर्टिकुलर एड्रेस नहीं मिल पाता। इसलिए हम अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और इस बारे में भी हम पढ़ेंगे कि परीक्षाओं की दृष्टि से किस प्रकार के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश को समझने के लिए हम एक पृथ्वी का प्रारूप बनाते हैं। इसे पृथ्वी या हम ग्लोब मान लेते हैं। माना कि यह एक पृथ्वी है और अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी गोल है और अगर इसे हम दो भागों में ऐसे विभाजित कर देते हैं तो यह अर्ध गोला बन जाती है, यानी कि इसके ऊपर वाला भाग गोलार्ध है, यानी कि अर्ध गोला है और नीचे वाला भाग भी गोलार्ध है। तो जो ऊपर वाला भाग है वह उत्तर दिशा में है, इसलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसी प्रकार जो नीचे वाला भाग है वह दक्षिण दिशा में, इसलिए हम इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो इस प्रकार से हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांट देते हैं। अब यहां पर जो बीच वाली रेखा है जो कि पूरी भूमि को दो भागों में विभाजित कर रही है तो इसे हम भूमध्य रेखा कह देते हैं, क्योंकि यह भूमि के मध्य से है। भूमध्य रेखा। यहां से हम अक्षांशों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि अगर हम एक गोला लेते हैं तो उस गोले को हम कितने डिग्री में बांट सकते हैं? तो हमारा उत्तर आता है कि इसे हम 360 डिग्री में बांट सकते हैं। 360 का अर्थ हुआ इसका एक भाग 90 का होगा, दूसरा भी 90 का होगा, तीसरा भी 90 का और चौथा भी 90 का। तो अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले हम इसे समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसका जो एक भाग है वह 180 और दूसरा भाग है वह 180 डिग्री का बनेगा। यहां पर हम सबसे पहले एक बीच में रेखा खींच लेते हैं जो कि 90 डिग्री कोण की है। अब हम चांदे की सहायता से इस रेखा के 1 डिग्री का एक कोण बना देते हैं। तो यहां पर हो गया 1 डिग्री और जैसा कि सबको पता है कि 0 से लेकर 1 डिग्री से हम यहां पहुंचेंगे तो यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम चांदे को इस तरफ रखकर यहां से अगर 0 मान लेते हैं और 1 डिग्री यहां से शुरू करते हैं तो यहां पर 90 हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा यहां भी कोण बनता है 1 डिग्री का और यहां भी कोण बनता है 1 डिग्री का। अब अगर हम स्केल की सहायता से इस 1 डिग्री को और इस 1 डिग्री को आपस में मिला दें तो यह एक अक्षांश बन जाएगा, माना कि यह। अब इस अक्षांश की विशेषता क्या है? इस अक्षांश की विशेषता है कि यह जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर है। तो इस प्रकार से एक अक्षांश की उत्पत्ति हो जाती है। अब इस अक्षांश की बात करें तो वैसे तो हम इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, मगर यह अक्षांश वृत्त कहने पर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह जो अक्षांश वृत्त है यह पृथ्वी के चारों ओर से बना हुआ है, यानी कि जैसे पृथ्वी गोल है यह अक्षांश पूरे वृत्त की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। तो चलिए बाकी वाले अक्षांशों की हम बात करते हैं। इसी प्रकार से अगर इसी बिंदु से हम 2 डिग्री का कोण खींच लेते हैं, 2 डिग्री यहां और 2 डिग्री यहां पर, तो इस प्रकार से ये 2 डिग्री का कोण है और इसी 2 डिग्री को हम
स्केल की सहायता से अगर मिला देते हैं इस प्रकार से, तो यह एक तीसरा अक्षांश बन जाता है या दूसरा अक्षांश बन जाता है। तो इस प्रकार से दो अक्षांशों की उत्पत्ति हमने कर दी। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर तीसरा कोण बनाते हैं तो इस बिंदु से तीसरा कोण इस प्रकार से बनेगा, यानी कि यह 3 डिग्री का हो जाएगा और यहां पर 3 डिग्री का कोण यहां बनेगा। और वही प्रोसेस स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो जैसे ही इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये हमें एक और अक्षांश प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अक्षांश बनते हैं और यह अक्षांश 90 अक्षांशों तक प्रोसेस चलती है। तो इस प्रकार से 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में बन जाते हैं। और यही प्रोसेस अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में करते हैं तो इसी प्रकार से जो यह अक्षांश है यह दक्षिणी गोलार्ध में भी बन जाते हैं। तो कहा जाए तो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश हमें दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त हो जाते हैं। 90 अक्षांश और यहां पर 90 अक्षांश। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे। यहां पर अगर हम अक्षांशों की कुल संख्या गिने तो हमने देखा कि यहां से 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। तो 90 और 90 हो जाते हैं 180 और प्लस 1 जो भूमध्य रेखा है उस अक्षांश को हम जोड़ देते हैं तो यह हो जाते हैं 181 अक्षांश। यानी कि अब अगर हमारा प्रश्न बनता है कि अक्षांश से रेखाओं की संख्या कितनी है या अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब रहेगा अक्षांशों की संख्या है 181। तो यहां पर हमने देखा कि कुल मिला के जो अक्षांश है वह 181 है। अब इन अक्षांशों की विशेषताएं क्या रहती है। इन अक्षांशों की विशेषताएं ये रहती है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं उससे ऊपर वाले यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो अक्षांश है वह उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। उसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से नीचे वाले यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश है उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इस प्रकार से यह इनका परिचय रहता है। हम जब कभी उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों की बात करते हैं तो हम उत्तरी अक्षांश की बातें करते हैं और जब हम दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों की बातें करेंगे तब हम दक्षिणी अक्षांश का उपयोग करेंगे। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि ये सारे अक्षांश आपस में समानांतर होते हैं, यानी कि इनमें जितने भी अक्षांश हैं इन सबके बीच की दूरी यानी कि इस प्रकार की जो दूरी है वह हमेशा समानांतर रहती है, बराबर रहती है। अब अगर सवाल आता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी यानी कि दो अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो वह है 111 किलोमीटर। यानी कि ध्रुव से लेकर नीचे वाले ध्रुव तक जितने भी अक्षांश आते हैं उन सबके मध्य की जो दूरी होगी वह हमेशा 111 किलोमीटर होगी, न कहीं कम और न कहीं इससे ज्यादा। इन सबके बीच में दूरियां कम रहेगी। इसकी तीसरी विशेषता को हम देखते हैं। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें से जो सबसे बड़ा अक्षांश है यानी कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है वह रहता है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। तो अगर सवाल बनता है कि बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, तो 0 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार अगर छोटा अक्षांश पूछा जाए तो हम 90 डिग्री अक्षांश को मानेंगे, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश केवल बिंदु है, केवल पॉइंट है, क्योंकि यहीं से अक्षांशों की गिनती प्रारंभ हो जाती है। तो जो ध्रुवों की ओर है वह 90 डिग्री अक्षांश वह सबसे छोटा वृत्त या छोटा अक्षांश माना जाता है। इस प्रकार से हमने अक्षांशों के बारे में कुछ बातें देखी। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस अक्षांश है और वह जियोग्राफी में आगे बहुत काम आते हैं। चलिए हम उन्हें देखते हैं। यहां पर हम एक और पृथ्वी का प्रारूप बनाते हैं। माना कि यह पृथ्वी या ग्लोब को प्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर जैसा कि हमने बताया कि यह भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वह यही अक्षांश है। यह जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अलावा इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो है विषुवत रेखा। तो इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं।
तो यह सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है। इस अक्षांश के बाद में अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर एक और अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यह कर्क रेखा है और यह भूमध्य रेखा है। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जिस प्रकार से यह फेमस है, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर भी एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। इसके बाद में जो अक्षांश महत्वपूर्ण है वह उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 66.5 डिग्री अक्षांश है जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त। इन अक्षांशों के अलावा अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो यहां पर जो 90 डिग्री अक्षांश है वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अक्षांश है, इसलिए इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर जो ध्रुव है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यह अक्षांशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। अक्षांशों के बारे में अक्सर विस्तार पूछा जाता है। किसी भी स्थिति का विस्तार, यानी किसी राज्य का विस्तार, किसी देश का विस्तार या किसी कस्बे का विस्तार यहां से पूछा जाता है। तो हम जब भी अक्षांशों से विस्तार की बात करेंगे तब हम जीरो से लेकर ऊपर की ओर चलेंगे। माना कि यहां पर कोई बॉक्स है, इस प्रकार से यह एक बॉक्स यहां पर विद्यमान है। अब अगर इसके अक्षांश की बात आती है तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। माना कि यह 3 नंबर अक्षांश है तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 4, 5, तो यहां कहेंगे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाता है, यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हो रहा है और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। तो जिस तरीके से अक्षांश समझने के लिए हमने एक पृथ्वी का प्रारूप लिया था, तो देशांतर के लिए भी हम उसी पृथ्वी का एक प्रारूप ले लेते हैं। जैसा कि अक्षांश की विशेषता है कि अक्षांश हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं, इस तरीके से। तो देशांतर हमेशा उत्तर से दक्षिण तक खींचे जाते हैं, इस तरीके से। तो माना कि यह एक देशांतर है और इस देशांतर को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर। इसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। याम्योत्तर रेखा। जिस प्रकार से जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा था और नीचे वाले भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा था, उसी भांति देशांतर यानी 0 डिग्री देशांतर के यहां दाईं तरफ हम इसे पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और 0 डिग्री के बाईं ओर हम इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। पश्चिमी गोलार्ध को देखने के बाद में हम इनके देशांतर की बात करते हैं। देशांतर हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। उत्तर और दक्षिण में एक बिंदु रहता है जहां से ये सारे देशांतर निकलते हैं और इनकी संख्या 360 होती है। तो इस प्रकार से एक देशांतर के पास में
1 डिग्री के अंतराल में यह दूसरा देशांतर प्रारंभ हो जाता है। और जो इनकी क्रियाविधि रहती है वो इस प्रकार से रहती है। इसमें जो मध्य का देशांतर है वो यह रहता है। अब यहां पर कुछ बातें समझने की है। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि हमने अक्षांश पढ़ते वक्त कहा था कि जितनी भी अक्षांश है उनकी मध्य दूरी समान रहती है, जो थी 111 किलोमीटर। मगर यहां देशांतर को देखते समय हमें यह पता चलता है कि यहां पर दूरी समान नहीं है, क्योंकि यह एक बिंदु से निकल रहे हैं और दूसरे बिंदु में जा रहे हैं। तो इनकी जो दूरी है यहां पर कम हो जाएगी, बीच में अधिक हो जाएगी और वापस ऊपर कम हो जाएगी। तो यहां पर हम दूरी की गणना कैसे करेंगे? तो यहां पर दो प्रश्न बनते हैं। यहां पर यह प्रश्न बनता है कि दो देशांतर के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी कितनी है और सबसे अधिकतम दूरी कितनी है। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम दो देशांतर की बात करें तो न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि वह एक ही बिंदु के अंदर से निकल रहे हैं, तो 0 किलोमीटर रहेगी। और अधिकतम दूरी की बात करें, दो देशांतर के मध्य अधिकतम दूरी की बात करें तो वह 111.32 किलोमीटर रहती है। 111.32 किलोमीटर, जबकि दो अक्षांश के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर रहती है। तो इस प्रकार से हम दूरी को समझ सकते हैं। जो देशांतर है इनके मध्य की दूरी समानांतर नहीं रहती है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें न्यूनतम दूरी कितनी है और अधिकतम कितनी है। अधिकतम दूरी हमेशा भूमध्य रेखा पर रहती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा भूमि का विस्तार रहता है, और न्यूनतम दूरी हमेशा ध्रुवों की ओर रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो यह जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ जो देशांतर होते हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर। और जो पश्चिम की तरफ होता है उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। जैसा कि हमने यहां कहा था कि उत्तर की ओर जो अक्षांश होते हैं उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर अक्षांश होते हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसी प्रकार देशांतर में जो पूर्व की ओर होंगे उन्हें हम पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में होंगे उन्हें हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। देशांतर की अगर संख्याओं की बात करें तो देशांतर की जो संख्याएं होती है वह 360 होती है, क्योंकि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री बनते हैं, तो देशांतर भी 360 है, यानी कि 1 डिग्री एक देशांतर को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण देशांतरों की बात करें कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी, इसी प्रकार देशांतर में अगर हम महत्वपूर्ण देशांतर की बात करें तो यहां पर दो महत्वपूर्ण देशांतर है। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर, जो कि लंदन के ग्रीनविच से निकलता है, और दूसरा 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यह जो 180 डिग्री देशांतर है यह 0 डिग्री देशांतर के बिल्कुल पीछे की ओर होता है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के यहाँ के जो देशांतर है वह पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं, यहाँ पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से देशांतर प्रारंभ होते हैं और पीछे की ओर जाकर 180 पर मिल जाते हैं, और यहाँ के देशांतर प्रारंभ होते हैं और पीछे की ओर जाकर 180 से मिल जाते हैं। तो यह जो 180 जो बैक साइड में एक देशांतर बनता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो समय की गणना भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जी हाँ, किसी भी स्थान पर जो समय की गणना की जाती है वह देशांतर रेखाओं के आधार पर की जाती है। यह किस प्रकार से होता है देखते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वह एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। अगर पृथ्वी पर हम देशांतर को देखें या इसके डिग्री को देखें तो यह 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है।
अगर पृथ्वी 360 यानी कि एक पूर्ण चक्कर लेने में 24 घंटे का समय लेती है, तो अगर हम यहां पर मिनट में इसको बांटे तो 360 डिग्री वह 1440 मिनट में पूरा करती है। क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हम 24 इंटू 60 कर देते हैं तो 1440 मिनट बनते हैं। तो 360 डिग्री को घूमने में उसे 1440 मिनट का समय लगता है। तो क्या हम 1 डिग्री घूमने में समय निकाल सकते हैं? 1440 बट्टे 360, 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो हमारी पृथ्वी पर देशांतर कितने हैं? हमारी पृथ्वी पर जो कुल देशांतरों की संख्या है वह भी 360 है। 360 देशांतर। तो इसका मतलब एक देशांतर के पास पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अब अगर एक देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है तो 360 देशांतर पर पहुंचने पर भी 1440 मिनट का समय लगेगा। देखिए, यह पृथ्वी है और यह 0 डिग्री देशांतर है। यहां से प्रत्येक देशांतर के पास पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि अगर यहां 12 बजे हैं तो यहां पर अगले देशांतर पर 12:04 मिनट का समय लगेगा और अगले देशांतर पर 12:08 मिनट का समय निर्धारित होगा। तो इस प्रकार से इसके पूर्वी गोलार्ध में या पूर्वी देशांतर में समय की गणना हमेशा जुड़ने से होती है। मगर अगर हम पश्चिमी देशांतर की बात करें, पश्चिमी देशांतर में यह समय जुड़ेगा नहीं, यह समय घटेगा। यानी कि अगर यहां 12 बज जाती है तो इसके अगले देशांतर पर 4 मिनट जुड़ेंगे नहीं, 4 मिनट घटेंगे। यानी कि यहां पर समय हो जाएगा 11:56 मिनट, यहां पर समय घट जाएगा। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में हमेशा जो समय है वह जुड़ता है, 4 मिनट हर देशांतर पर जुड़ेगा, मगर पश्चिम की ओर 4 मिनट हर देशांतर पर घटेगा। इस चीज की जानकारी हमें रहनी चाहिए। चलिए, अब अगर देशांतर के आधार पर समय की गणना होती है तो जहां पर बहुत ज्यादा देशांतर जिस स्थान में पाए जाते हैं या किसी देश में देशांतरीय विस्तार अधिक रहता है, वहां समय की गणना कैसे होगी या क्या समस्या उत्पन्न होती है? कि माना कि यह हमारा देश है भारत, और भारत का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से है। यानी कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह लगभग 30 डिग्री का है। तो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री पहुंचने में जो समय लगता है वह 4 मिनट का लगता है। तो 30 डिग्री पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 30 इंटू 4 यानी कि 120 मिनट का समय। और अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 2 घंटे का समय। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर यहां पर 12 बज जाते हैं तो भारत की पूर्वी सीमा पर 2 बजेंगे, 2 घंटे का यहां पर समय अंतराल हो जाएगा। और इस प्रकार से हर देशांतर पर अलग अलग समय काउंट होगा। यानी कि इसके दूसरे देशांतर पर 12:04 मिनट, तीसरे देशांतर पर 12:08 मिनट, चौथे देशांतर पर 12:12 मिनट, इस प्रकार से यह काउंट होगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए यह तय किया गया कि किसी देश में समय मापन के लिए उसमें एक प्रधान रेखा मान ली जाएगी। उस प्रधान रेखा का जो समय होगा वह समय पूरे देश में मान्य होगा। तो हमारे जो भारत में प्रधान रेखा है वह प्रधान रेखा रहती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस देशांतर का जो समय रहता है वह पूरे भारत में लागू हो रहता है। इस प्रकार से जितने भी देश हैं उन सबकी एक प्रधान रेखा रहती है, उसके आधार पर वहां पर समय की गणना की जाती है। यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वहां से लेकर भारत की जो मानक रेखा है उसके बीच में कितना समय अंतराल रहता है? तो वह जो समय अंतराल रहता है वह रहता है 5 घंटा और 30 मिनट का, यानी कि 5.5 घंटे का। तो यह किस प्रकार से निकाला जाता है?
जैसा कि हमें पता है कि 1 डिग्री पहुंचने में समय लग जाता है 4 मिनट का। तो अगर हम भारत की मानक रेखा की बात करें जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर हम गणना करते हैं 82 × 4 बराबर 328 और जो आधा डिग्री है उसके हम 2 मानते हैं, 2 मिनट, तो ये हो जाता है 330। और अगर हम देखें कि 82.5 डिग्री पहुंचने में 330 मिनट का समय लगता है और इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर दें तो समय आता है 5 घंटे और 30 मिनट। तो इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत की मानक रेखा तक का जो समय अंतराल है वह 5 घंटे 30 मिनट है। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में समझा और उनकी विशेषताओं के आधार पर कुछ बातें भी सीखी।